अस्सलाम वालेकुम। सन 1979 में इटली के पहाड़ी सिलसिले एल्पस में एक छोटी सी बरादरी के 28 अफराद ने रात के अंधेरे में सबसे छुपकर पहाड़ खोदना शुरू किया। उनका मकसद दुनिया का सबसे बड़ा ज़ेर ज़मीन मंदिर बनाना था, और जब कई बरसों बाद उन्होंने अपना काम ख़त्म किया तो यकीनन उन्होंने एक शानदार और ज़बरदस्त काम कर दिखाया था। 5 मंजिला 9 आराइशी कमरे और कई 100 मीटर तवील सुरंग से जुड़े हुए ये 3 जहती किताब की तर्ज पर तामीर किए गए थे, जिनमें मौजूदा फनपारे इंसानी तारीख बयान करते हैं। इस कैथेड्रल को इंसानियत का मंदिर कहा जाता है। वारिस अल्बेरो, जो दामनहूर में पैदा हुए और आज इसके सफीर हैं, उन्होंने बताया कि आज ये हकीकत का एक मरकज़ है। ये दामनहूर के तारीखी मरकज़ और बैनुल अक़वामी फेडरेशन का दारुल हुकूमत है, जिसमें दुनिया भर से 1500 अफराद की 5 कम्युनिटीज़ हैं। इस माहौल दोस्त और रूहानी बरादरी का नाम कदीम मिस्री ज़ेर ज़मीन मंदिर दामनहूर के नाम पर रखा गया, जिसका मतलब रोशनी का शहर है। ये अफसानवी देवता हॉरस के लिए मुख्तस किया गया था। ये अतालवी शहर ट्यूरन से 50 किलोमीटर शमाल में वाक़या है, और उसकी बुनियाद अतालवी फ़लसफ़ी अल्बर्टो इराडी ने रखी थी, और जिसने अपना नाम मिस्री कदीम देवता की मुनासबत से फाल्को ट्रांसपोज रख लिया था। यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरन में सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के प्रोफेसर स्टीफनिया पालिसानो का कहना है कि फाल्को को इसके अक्सर पैरोकार एक गैर मामूली मखलूक समझते हैं। वो कहते हैं कि इनके लिए ये एक मुस्तकबिल की दुनिया का शख्स है, जो अपने जादुई मिशन के जरिए ज़मीन और उसके बासियों को बचाने के लिए आज इस ज़माने में वापस आया है। इस फिरके के इब्तदाई बरसों में दामनहूर की बरादरी के लोग ट्रैवल कैबनों का इस्तेमाल करते थे और वक्त के धारे में सफ़र करने के बारे में बातें करते थे। जो बज्स की इंतहाई कैफियत पर पहुंच जाता था, वो टाइम ट्रैवलर बन जाता था। फाल्को ने दावा किया कि वो 600 बरस मुस्तकबिल से होकर वापस आया है ताकि इंसानियत को तबाही से बचा सके। उसने ये भी दावा किया था कि इसने माजी बईद में भी सफ़र किया था और एक ऐसी बरादरी की बुनियाद रखी और अपनी क़यादत में इसकी तरक्की की हौसला अफजाई की जो अटलांटिस की अफसानवी तहजीब बन जाएगी। इन दावों के बायस आपके जहन में बहुत से शकूक जन्म ले सकते हैं, लेकिन ये हकीकत है कि माजी करीब में इसने एक ऐसे फिरके की बुनियाद रखी थी जिसका तर्ज ज़िंदगी का अपना ही फ़लसफ़ा था। प्रोफेसर पालिसानो, जिन्होंने बरसों इस फिरके के मतलब तहकीक की और वजाहत करते हुए बताते हैं कि और दामनहूर दुनिया में मुनफरद बरादरी है। ये दुनिया के वो इंसान है जिन्होंने अपनी पुरसुकून ज़िंदगी को छोड़ने का फैसला करते हुए एक मुश्किल मिशन का बेड़ा उठाने का फैसला किया। ये दुनिया के वो इंसान है जिन्होंने अपनी पुरसुकून ज़िंदगी को छोड़ने का फैसला करते हुए एक मुश्किल मिशन का बेड़ा उठाने का फैसला किया। प्रोफेसर पालिसानो का कहना है कि फाल्को इस किस्म की वाबस्तगी की हौसला अफजाई इसलिए करता था क्योंकि अपने जादुई मिशन की तकमील के लिए उसे मंदिर बनाने की ज़रूरत थी जहां इसकी जादुई टेक्नोलॉजी मौजूद होती। इन्हीं पैरोकारों में से एक दामनहूर अकेडमी के इंटलोप वर्बीना भी हैं, जिनका नाम जानवरों और पौधों के नामों को अपनाने की रवायत की अक्कासी करता है। वो कहते हैं कि मैं 1 अप्रैल 1985 को दामनहूर बरादरी में रहने आया था। मेरा पहला दिन बहुत ही दिलचस्प था क्योंकि उस वक्त ये एक ऐसी जगह थी जहां आपको पहुंचने पर अपनी तमाम चीज़ें बाहर छोड़कर एक ऐसी हकीकत में रहना शुरू करना था जो बहुत ज़्यादा इसराइली बरादरी कैबोतस जैसी थी। फाल्को की क़ियादत में दामनहूर के पहले बासियों ने खुदाई का काम शुरू किया। वो बताते हैं कि इन बरसों के दौरान हमने मंदिर की तामीर में हिस्सा लिया और इन दिनों हमारी ज़िंदगी बस यही थी। एल्बेरो का कहना है कि पहले 15 वर्षों के दौरान ये सब इंतहाई राजदारी के साथ हुआ, क्योंकि इटली में कोई ऐसा कानून नहीं था जो निजी ज़ेर ज़मीन इमारतों की तामीर की इजाज़त देता था। इसके अलावा उन्हें यह भी खतरा था कि इटली जैसे सख्त गिर कैथोलिक मुल्क में किसी और मजहब या फिरके के मंदिर की तामीर को मुस्तरद कर दिया जाएगा। इसलिए उन्होंने कभी इस मंदिर की तामीर के लिए किसी इजाज़तनामे की दरख्वास्त नहीं दी। वे खुफिया तौर पर अपने मंसूबे को आगे बढ़ाते रहे। रफ्ता रफ्ता बहुत से लोग जो इस मिसाली माशरे की तश्कील और ज़मीन की हिफाजत और एहतराम के नज़रिए पर यकीन रखते थे, इसके साथ जुड़ते गए। थोड़ा थोड़ा करके वो मज़ीद ज़मीन या जायदादें हासिल करते रहे। इस बरादरी की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, रोज़ी कमाने के लिए उन्होंने बेकरियों, अंगूरों के बागात, किताबों की दुकानों और स्टोर्स पर मुश्तमिल छोटे छोटे कारोबार कायम किए। इन कारोबारों के मालकान के अलावा वो लोग जो मिस्त्री, फनकार, किसान और कारीगर थे, दिन के वक्त अपना काम करते और साल ब साल शिफ्टों में राजदारी से रात को मंदिर की तामीर और खुदाई का काम करते रहे। तमाम तरह एहतियाती तदाबीर के बिलाखिर उनका ये राज अफशा हो गया। तो जुलाई 1992 में जब इस मंदिर का
بیشتر کام مکمل ہو گیا تھا تو اس وقت دامرہور پر سرکاری حکام نے چھاپا مارا اور انہیں دھمکی دی کہ ہمیں مندر دکھاؤ ورنہ ہم پوری پہاڑی کا علاقہ اڑا دیں گے۔ جب فالکو اور ان کے پیروکاروں کے پاس کوئی حل نہ بچا، انہوں نے مجبوراً مندر کو جانے والا خفیہ دروازہ کھول دیا۔ وربینا کہتے ہیں کہ یہ سوچنا، یہ تصور کرنا بھی ناممکن تھا کہ لکڑی کے ایسے گمنام دروازے کے پیچھے ایک ناقابل یقین اور ناقابل تصور دنیا کھل سکتی ہے۔ سرکاری پراسیکیوٹر اور 3 پولیس اہلکاروں نے سونے کے پتوں سے آراستہ ستونوں والے مخصوص کمرے کا دورہ کیا۔ ان کمروں کی دیواروں کو اور چھتوں کو فن پاروں، ابرونگوں، موزیک اور کرسٹل سے سجایا گیا تھا۔ دامن ہور کی رہائشی ایسپرائٹ اناناس نے اپنی کتاب دامن ہور انسانیت کے مندر میں لکھا ہے کہ یہ ناقابل یقین تھا۔ وہ بارود کے ساتھ آئے تھے، لیکن جب انہوں نے ہر ایک چیمبر کو دیکھا اور اس میں موجود موروثی حکمت کو سمجھنا شروع کیا تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ 9 چیمبروں کو دیکھنے کے بعد ہمیں اس پر نقش جاری رکھنے لیکن مزید کمرے نہ بنانے کا کہا گیا۔ اگلے چند سالوں میں دامن ہور کے باسیوں نے ایک سیاسی اور قانونی جنگ لڑی جو 1996 میں اپنے زیر زمین مندر کو برقرار رکھنے اور اسے دوبارہ کھولنے کی سرکاری اجازت کے بعد ختم ہوئی۔ اناناس کہتی ہے کہ ہم نے اس مندر کو بچانے کے لیے 1 لاکھ لوگوں سے دستخط کروائے۔ البیرو کہتے ہیں کہ یہ مندر انسانیت کی حمد ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اس مندر کا ہر کمرہ ہماری زندگی کے ایک مختلف باب کے بارے میں بتاتا ہے، اپنی ذات سے، ماحول سے، وقت کے ساتھ، زندگی اور موت کے ساتھ کلام کرنے کا ہمارے طریقے کو بیان کرتا ہے۔ لہٰذا ہمارے نظریے کے مطابق یہ انسانی روحانیت کا انسائکلوپیڈیا ہے۔